तो नमस्कार गाइज़, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो गाइज़ मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो लोग ट्रेडर हैं, ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं या फ्यूचर बाय फ्यूचर सेल करते हैं, उनका इस वीडियो के अंदर कोई भी काम नहीं है। या फिर जो लोग सिर्फ और सिर्फ बाय और सेल के सिग्नल को ढूंढने आते हैं, उनको भी इसके अंदर कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये जो वीडियो बनने वाली है हमारी, ये वीडियो हमारी बहुत मेहनत के साथ हम इस तरह की वीडियो को बनाते हैं। और ये बनाते हैं हम ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए, जिनको एक रियल नॉलेज लेके एक रियल लाइफ में एक अच्छा पैसा बनाना होता है। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो गाइज मैं आपको पहले ये चीज़ बता चुका हूँ किन किन के लिए वीडियो, ताकि यार वो लोग इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें जो ट्रेडर हैं या फिर जो लोग ऑप्शन फ्यूचर को बाय सेल करते हैं। तो ये बाय सेल वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक सही नॉलेज के ऊपर है कि किस तरीके से आप किसी कंपनी को छांट सकते हो, चाहे वो कंपनी ग्रोथ कर रही हो प्रेजेंट में या नहीं कर रही हो, लेकिन आप छांट सकते हो उस कंपनी को, सिलेक्ट कर सकते हो कि ये आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाली है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आज हम लेंगे रिलायंस इंडस्ट्री को। रिफाइनरी के बिजनेस के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी है कि इसके साथ के जो बाकी हैं, जैसे कि बीपीसीएल, ठीक है, उनके जो चार्ट देखे जाए 10 साल के, अगर हम पिछले 10 साल के चार्ट देखें तो पिछले तकरीबन 4 सालों से इन स्टॉक्स के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर पिछले 10 साल का रिलायंस का निकाल दीजिए तो रिलायंस ने कहीं ना कहीं ग्रोथ दिखाई है। यही चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। सारी कंपनियां हम इस सेक्टर की पकड़ेंगे और पूरे सेक्टर को पकड़ के ही हम इसके ऊपर काम करने वाले हैं, ताकि आपको ये चीज समझ में आए कि किसी सेक्टर के अंदर से किसी अच्छी कंपनी को कैसे सेलेक्ट किया जाता है। अब आप यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम को देख लीजिए, उसका भी जो स्टॉक है पिछले 10 साल का देखा जाए तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। ये देखिए कोई ग्रोथ नहीं है। तो ये सब ऐसा क्यों है, ये क्यों हुआ है, ये सब कुछ क्यों इस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है और क्यों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिलायंस का जो चार्ट है वो ग्रोथ पकड़ के बैठा हुआ है। ये चीजों का रीजन हम ढूंढेंगे। और एक चीज मैं और बता दूं, इसके अंदर अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो उसका आरओई सिर्फ 8.5% का है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ आरओई को देखकर ही स्टॉक को बाई करते हैं ना, आरओई को देख के, तो गाइस उनको भी मैं दिखा दूं, आरओई आरओसीई 9 और 8 है रिलायंस का, जबकि यहाँ पर भारत पेट्रोलियम का देखा जाए तो 15 और 20 है, ठीक है। और अगर आईओसीए का देखा जाए तो उसका भी यहाँ 16 और 20 है। और एचपीसीएल जो कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसका भी 11 और 18 है। इन सभी कंपनीज का जो, अगर हम इस कंपनी का जो आरओई है वो रिलायंस से ज्यादा है। तो गाइस रिलायंस बेहतर क्यों है, इस चीज को जानने के लिए ना सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा हमारे को, कि हमारे को सिर्फ और सिर्फ रिलायंस को नहीं स्टडी करना, हमें रिलायंस के साथ साथ उसके पूरे सेक्टर को एनालाइज करना पड़ता है कि पूरे सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। उसके बाद हमें पता लगता है उस सेक्टर के अंदर जो कॉमन बातें हैं उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें किस स्टॉक के अंदर चल रही हैं, ठीक है। कि तो रिलायंस के अंदर देखते हैं, सबसे पहले उसका पीयर चेक करते हैं। जो पीयर मतलब कि ये ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है जो रिलायंस का, उस ऑयल रिफाइनरी सेक्टर के अंदर और कौन कौन सी कंपनियां हैं हमारे इंडिया में। तो गाइस ये देखिए, ऑयल रिफाइनरी के अंदर टोटल 6 कंपनीज हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर तो रिलायंस का नाम ही आता है। दूसरे में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल और सीपीसीएल। तो गाइस इन सभी कंपनियों में से आज हम किसी एक कंपनी को सिलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और वो आपके सामने करेंगे। रिलायंस होगा वो तो मैं आपको पहले बता दूंगा, हम रिलायंस को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन करेंगे क्यों, उसके पीछे एक स्टडी है पूरी की पूरी, ठीक है। और जबकि यहाँ देखा जाए, अगर हम आरओई कंपेयर करें तो रिलायंस की आरओई पूरे सेक्टर में सबसे कम है। पूरे सेक्टर में सबसे कम आरओई रिलायंस की है, लेकिन फिर भी रिलायंस का स्टॉक चलता जा रहा है, बाकी स्टॉक नहीं चल रहे। तो जो लोग गाइस सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखकर ही स्टॉक को बाय करना जानते हैं ना, उन लोगों का पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो सिर्फ एक गलत चीज को देखकर चल रहे हैं। अब उसके अंदर मैनिपुलेशन हो सकती है, आप अपनी मर्जी से, कंपनी कई बार अपनी मर्जी से कई चीजें करती है, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता लगा। इन फ्यूचर आपको हमारे चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें आप ये कह सकते हैं कि हम स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी पोल खोलने वाले हैं। तो अभी फिलहाल तो हम एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने डिस्कस करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्री बाकी सबसे बेहतर क्यों है, जबकि आरओई बहुत कम है इसके अंदर। तो अगर सेल्स ग्रोथ की बात देखिए तो सेल्स ग्रोथ भी सबसे कम ही है, 50 सबसे कम होती है, ठीक है। पूरे सेक्टर के अंदर सेल्स ग्रोथ सबसे कम रिलायंस की है यहाँ पर, और साथ में बीपीसीएल, एचपीसीएल के, जबकि सबसे ज्यादा सेल्स ग्रोथ है एमआरपीएल, सीपीसीएल, इन सब की। लेकिन फिर भी गाइस रिलायंस ही आगे क्यों चलता जा रहा है। और जबकि आपको एक चीज और दिखा दे, आईओसीएल का जो पीई है 4 है, यानी कि आईओसीएल सस्ता स्टॉक है, बीपीसीएल 6 सस्ता स्टॉक है, लेकिन फिर भी रिलायंस 25 का होने के बावजूद भी इन्वेस्टर इसमें अभी भी पैसा डालते जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी ना, और वही वजह आज हमें समझ में आनी चाहिए। अगर मैंने आज इस वीडियो के थ्रू आपको ये वजह समझाई और आपको समझा दिया किस तरीके से एक बेटर स्टॉक को छांटा जाता है एक सेक्टर में से, तो गाइस मेरी मेहनत पूरी हो जाती है। प्लीज हमारे को एक गुरु दक्षिणा के तौर पर अगर हो सके तो कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट जरूर करना वीडियो में, सब्सक्राइब भी जरूर करना। इस तरह की पूरी रियल नॉलेज वाली वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल तो शुरू करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री से। तो गाइस सबसे पहले हमारे को ये जानना है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है उसका बिजनेस क्या है, वो ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस। जैसे आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन में देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर्च्यून 500 कंपनी और लार्जेस्ट प्रोसेक्टर। देखो अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेशन है ये इंडिया के अंदर, और इसमें 500 से ज्यादा कंपनीज इसके अंडर काम करती हैं। जबकि बीपीसीएल में काम किया जाए तो बीपीसीएल के अंदर क्या है, ये सिर्फ एक ऑयल रिफाइनरी बिजनेस है, जस्ट एक पेट्रोलियम।
IOCL के अंदर जाए तो उसमें भी सब यही चीज है, ओनली पेट्रोलियम के ऊपर काम हो रहा है। रिफाइनरीज के अंदर हमारे पास और कौन सी कंपनी है, हमारे पास IOCL हो गया, BPCL हो गया, और हम HPCL पर चलते हैं, MRPL पे चलते हैं, CPCL पे चलते हैं, सारे देखेंगे हम एक एक करके। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ रिफाइनरी का बिजनेस है, क्रूड ऑयल के साथ। मैंगलोर रिफाइनरी के अंदर जाएं, ठीक है, ये देखिए जो मैंगलोर के अंदर जाया जाए तो मैंगलोर के अंदर आपको क्या दिखता है, जॉइंट वेंचर है बिटवीन AB बिरला ग्रुप और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है, इन दोनों का। चलो जो भी है, HPCL के साथ इसका जॉइंट वेंचर है, फिर भी चलो जो भी है कंपनी की जॉइंट वेंचर हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन है तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में जाएं तो वहां भी सेम बिजनेस आता है, ये देखिए। तो गाइस यहाँ से अब हमारे को एक चीज समझ में आती है कि ये सारी कंपनी एक ही काम करती जा रही हैं, ठीक है, इन सभी कंपनीज का बिजनेस एक ही है। लेकिन अब बात करते हैं रिलायंस की। रिलायंस के अंदर क्या है भाई, रिलायंस के अंदर ये बात ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर हम रीड मोर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे की पॉइंट्स, रिफाइनरी मार्केटिंग बिजनेस 50% ऑफ रेवेन्यू, यानी कि यहाँ पर एक चीज साफ समझ में आ रही है कि जो ऑयल रिफाइनरी का बिजनेस है वो रिलायंस का सिर्फ और सिर्फ 50% बिजनेस है। बाकी 50% के अंदर देखिए कौन कौन से बिजनेस आते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है। अब इन्हीं बिजनेस को जिस दिन हम समझ गए ना, देखिए रिटेल बिजनेस यहाँ पे सब साफ दिखा रहा है, रेवेन्यू का 21% जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस से आता है, ठीक है। और अभी बचे हुए 28% के बिजनेस भी अभी सारे यहाँ पर आएंगे धीरे धीरे। यहाँ पे देखो 9% और रेवेन्यू किसका है, डिजिटल सर्विस यानी कि जियो का है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा किसका कितना परसेंट है। देखो पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस है जो 19% है, ऑयल रिफाइनरी अलग है, ठीक है, जो ऑयल और गैस का काम है उससे 0.5%, यानी कि रिलायंस एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। मीडिया एंटरटेनमेंट, देखो रिलायंस की फिल्में आती हैं बड़ी बड़ी, जो आपने देखो नेटवर्क 18 मीडिया, ठीक है, ये जो नेटवर्क 18 मीडिया है इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स आते हैं टीवी पे, बहुत सारे चैनल, आपको नहीं पता होगा नेटवर्क 18 जो है बहुत सारे चैनल्स का एक ग्रुप है, सिर्फ एक चीज से नहीं पैसा कमा रहा। अब आप एक बात देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पर एक चार्ट खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात पता है कि एक सेक्टर चलता है तो वो गिरता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, फिर वो चलता है, फिर वो गिरता है, ऐसे ही होता है ना, इतनी चीज तो आपको भी पता है। लेकिन गाइस क्या आपको ये चीज पता है कि इस सेक्टर के जब चलने का समय होता है, कोई सेक्टर गिर रहा होता है वहां पे, फिर ये सेक्टर चलता है, फिर ये गिरता है, फिर ये चलता है, फिर ये गिरता है, इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलता है। और तीसरा सेक्टर एक बार ऐसा भी होता है कि जब हम इसका मिड पॉइंट होता है, जैसे कि ये गिर रहा है और ये चल रहा है, लेकिन उस टाइम पे ये ऐसा बना रहा है, फिर ये ऐसा करेगा, यानी इनके बीच में ही वो सेक्टर चलेगा। इस सेक्टर की जो चाल है वो अलग है, इस सेक्टर की चाल वो अलग है, इस सेक्टर की चाल अलग है। जब ये ऊपर था तो ये नीचे था, लेकिन ये नीचे गिर रहा था। जब ये नीचे था तो ये भी ऊपर था, ये भी ऊपर था, तो ये ऊपर था और यहाँ पे ये उठने की तैयारी में था, लेकिन यहाँ भी उठने की तैयारी में था। लेकिन अब यहाँ पर क्या, ये गिर गया, ये उठ चुका है और ये उठ रहा है। तो ये अलग अलग साइकिल अलग अलग सेक्टर के चलते हैं। तो मान लीजिए कि ये FMCG है, ये सबसे ऊपर जो है FMCG है, और ये ऑयल है, ये रिटेल है। तो गाइज क्या होता है कि अगर आपका एक ही बिजनेस है, अगर मान लीजिए सिर्फ आप एक इस बिजनेस में काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ आपके लिए। अब यहाँ पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि ऑयल बिजनेस जब चलता है तो FMCG उस समय गिर रहा होता है और ऑटो सेक्टर उसमें मिड पॉइंट पे होता है, कुछ ऐसा समझ लीजिए आप कुछ समय के लिए। लेकिन ऐसा होता है कि कोई सेक्टर चल रहा होता है, कोई सेक्टर गिर रहा होता है। अभी बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, HPCL, BPCL की, ये सब ऑयल बिजनेस के अंदर है, ठीक है। अब ऑयल बिजनेस जब चलेगा तो ये सारे चलेंगे, गिरेगा तो सारे गिर जाएंगे, ठीक है। और लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपनी FMCG में है तो FMCG के जब सेक्टर गिरेगा तो उसकी सारी कंपनी नीचे आ जाएंगी, जब वो चलेगा तो सारी कंपनी ऊपर चली जाएंगी। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती रहती हैं, ठीक है। अब ऑटो सेक्टर है, ऑटो में भी इस तरीके से होता है, जब उसकी चलेंगे तो सारी कंपनी चल पड़ेंगे। लेकिन कोई एक ऐसी कंपनी हो, एक ऐसी कंपनी जो इन सभी बिजनेस के अंदर इकट्ठी आई हुई है, एक साथ इन सभी बिजनेस को कर दी हो, तो भाई आप क्या समझते हैं कि उस कंपनी में क्या होने वाला है, क्या होगा उस कंपनी के अंदर? उस कंपनी के अंदर क्या होगा जब उसका एक सेक्टर गिरेगा, उसका मान लीजिए 21% रेवेन्यू वाला जो बिजनेस है, ठीक है, वो गिरेगा, तो जो 50% वाला ऊपर जा रहा है ना उसका, तो कंपनी का शेयर ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो 50% वाला ऊपर जा रहा है और साथ के साथ उसका 10% वाला बिजनेस भी ऊपर जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगी। जब यहाँ पर 20% वाला बिजनेस का ऊपर उठेगा, 50% वाला गिरेगा, तो उस स्टॉक के अंदर इतनी ज्यादा गिरावट नहीं होने वाली, वो पूरा ऐसे नहीं गिरेगा, उसमें गिरावट बहुत थोड़ी होगी, बहुत थोड़ी गिरावट आएगी, क्योंकि बाकी बिजनेस भी उसके अंदर कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होंगे। क्योंकि जब ये गिरावट आएगी तब ये तो ऊपर उठ ही रहा है, ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो इन दोनों की पावर ज्यादा हो जाएगी। FMCG और ऑटो चल रहे हैं, तो ठीक है। अब ये बात होती है कि जो FMCG का सेक्टर है वो सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर गिरावट बहुत कम होती है, बहुत ही कम गिरावट होती है। तो रिलायंस FMCG के अंदर भी है, ऑयल के अंदर गिरावट ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन उसको संभालने के लिए FMCG रिलायंस के पास है। FMCG के साथ और भी कई बिजनेस है, उन सब चीजों को समझने की बहुत ज्यादा हमारे को पहले जरूरत है। अगर हम उन चीजों को समझेंगे तभी पता लगेगा कि ये चार्ट ऐसा क्यों चलता जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो जैसे IOC का बिजनेस, जैसे IOC का चार्ट है, रिलायंस भी कहीं ना कहीं ऐसे ही गिर रहा है, रिलायंस गिर रहा है। लेकिन चक्कर ये क्या पड़ता है कि रिलायंस का और भी बिजनेस हैं जो उसको संभाल के रखे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है इसका रिटेल बिजनेस भी इसके साथ है, ठीक है, जियो बिजनेस के साथ है, वो सब भी इसी के अंदर है। रिलायंस कोई अलग से नहीं कर रही है। यानी कि क्या है कि IOCL के अंदर जो बिजनेस है वो सिर्फ ऑयल का बिजनेस है, ऑयल का बिजनेस जब गिर रहा है तो सब गिर गए। लेकिन रिलायंस ऑयल के बिजनेस के अंदर के साथ साथ बाकी 50% जो मार्केट शेयर है वो कहीं FMCG से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, जिसकी वजह से इसका शेयर गिरता नहीं है। अब हम चलते हैं इसकी
वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं ये कंपनी कर क्या रही है। सबसे पहले और कंपनी को छोड़ के हम और बिजनेस में आते हैं, ठीक है। और बिजनेस के अंदर देखिए क्या कर रही है, टेक्सटाइल्स, कितने सेक्टर, एक से टेक्सटाइल का सेक्टर अलग हो गया इस कंपनी के अंदर। पेट्रोकेमिकल्स के अंदर क्या करती है, पॉलीमर्स का काम करती है, पॉलिस्टर का काम करती है, यानी कि जो हमारे पास पॉलीथीन आते हैं पैकेजिंग करने के लिए, ठीक है, उन पॉलीमर्स का, पॉलिस्टर्स का और फाइबर का और एरोमेटिक्स का, यानी कि कितना कुछ बिजनेस देखा जाए कर रही है। यहाँ पे न्यू एनर्जी एक नया चीज आया, इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखा देता हूं मैं। उसके बाद ये देखिए रिटेल का बिजनेस, इस पर भी क्लिक करते हैं, और जियो का बिजनेस इस पर भी क्लिक करते हैं, ठीक है। इन तभी बाकी ये बिजनेस जो है इनके ऊपर इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन चीजें आपके समझ में आने वाली है उनके बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज्यादा फालतू में लेंथी नहीं करेंगे हम। देखिए यहाँ पर क्या है, न्यू एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है, रिलायंस इस सेक्टर में भी कदम रख रहा है, यानी कि कोई सेक्टर तो बचा ही नहीं है जो रिलायंस ना करती हो। तो गाइस यहीं पर ये चीज समझ में आती है कि सस्टेनेबिलिटी कितनी ज्यादा आएगी रिलायंस के अंदर। जब एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा सेक्टर संभाल लेगा। देखो, वी हैव 15 ईयर विजन टू बिल्ड रिलायंस एज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग न्यू एनर्जी एंड न्यू मटेरियल्स कंपनी। तो गाइस 15 साल का टारगेट ये कंपनी लेके चल रही है अपने साथ। ये न्यू एनर्जी पे काम करी, जिसमें ग्रीन एनर्जी वगैरह आती है, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह सब आती है सी के अंडर, ठीक है। और इसके कार्बन साइकिलिंग रिसाइकिल के ऊपर काम करी, जिसके ऊपर EKI काम करती है ना ये कंपनी, उसके ऊपर भी काम करेगी, ठीक है। हालांकि अभी तक EKI अकेली एनर्जी ऐसी कंपनी है जो सेक्टर की लीडर कंपनी है। लेकिन चलो आगे बात करते हैं, फिलहाल तो इन सब चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखो और इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस काम के लिए जो इन्होंने 15 साल का टारगेट रखा है ना, इसके लिए कर क्या रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन की बात आ रही है। अब एक्शन ही आ गया, ये देखो फेराडियन कंपनी के अंदर इन्होंने इसको एक्वायर कर लिया है। और ये क्या है, वर्ल्ड की टॉप क्लास कंपनी है, वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है, जो कि एक जो आयन बैटरी, कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया था, मैंने कल पढ़ा तो था इसके ऊपर, हाँ ये रहा, सोडियम आयन बैटरी तैयार करती है, ठीक है, जो कि ग्रीन पैनल के साथ काम, इन पैनल्स के साथ काम करती है, जो इनकी एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। और ये कंपनी इस सेक्टर की बेस्ट कंपनी मानी जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, सिर्फ इंडिया लेवल की बात नहीं करूँ, वर्ल्ड लेवल पे है, ठीक है। लिथियम वर्क्स है, उसको भी एक्वायर किया इन्होंने। रेक्स सोलर को क्या है, इसको भी एक्वायर कर लिया। स्काइट्रॉन के अंदर इन्होंने क्या किया, इसको एक्वायर नहीं किया, इसमें मेजोरिटी स्टेक लिया, यानी प्रमोटर मेन यही बन गया रिलायंस वाले। अब इन कंपनी के साथ क्या है, फॉरेन ग्लोइंग पार्टनरशिप, यानी कि इन कंपनी का इनकी पार्टनरशिप चल रही है। कौन कौन सी कंपनी का, ये सब कंपनी का इनकी पार्टनरशिप चल रही है इसी ग्रीन एनर्जी को लेके। और इसके ऊपर खर्चा कितना किया कंपनी ने, 5 लाख करोड़ ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाया है, दिख रहे हो आप। और ये सारा पैसा गुजरात के अंदर एक प्लांट लग रहा है, 10 से 15 साल का उसका टारगेट है, ये साफ क्लियर कंपनी इस बारे में बता रही है, ठीक है। अब ज्यादा इसको डीप ना पढ़ते हुए सिर्फ इतना समझ में आ गया ना कि रिलायंस एनर्जी के ऊपर किस तरीके से काम कर रही है। ये इसके बिजनेस में आपको टेक्सटाइल तो आपको पता ही होगा, टेक्सटाइल के अंदर जैसे इनका विमल ब्रांड है, वो विमल ब्रांड जो है वो है, वो भी काम शुरू कर रखा है, ठीक है। टेक्सटाइल के अंदर भी ये कंपनी है। जो भी चीजें हैं ये आपको समझने की जरूरत है। बाकी रिलायंस तो रिटेल के ऊपर आता है, रिलायंस रिटेल के ऊपर देखो कितना अच्छा काम कर रखा है, ये इसका रिटेल बिजनेस है। अब रिटेल बिजनेस के अंदर इनके कितने ब्रांड है वो भी आप देख लीजिए, इतने सारे ब्रांड है भाई। ओवर ब्रांड्स, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। देखो अगर आप थोड़ा रूरल एरिया के आसपास रहते हैं तो आपको ये चीजें शायद ना देखने को मिलती हो, आप इनके बारे में शायद ना जानते हो। लेकिन अगर आप मेट्रो स्टेशन वगैरह के आसपास रहोगे तो ये सब चीजें वहां पर हैं। आज जो ऐप के बारे में आपने सुना होगा, और आपने ट्रेंड्स के बारे में सुना होगा। ज्वेलर्स के बिजनेस में भी कंपनी आ चुकी है, रिलायंस ट्रेंड्स ये रहा। आपने ट्रेंड्स पे कभी गए होंगे, आपने कई मॉल के अंदर देखा होगा, कपड़े खरीदने हम जाते हैं, ये ट्रेंड्स ये आपने लोगो भी लगा हुआ देखा होगा, ये ट्रेंड्स भी रिलायंस का है, ठीक है। जियो मार्ट पे क्लिक करें तो जियो मार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए जियो मार्ट, जहाँ पर आप देते हैं सामान खरीदने जाते हैं, ये सारा का सारा जियो मार्ट है। यानी FMCG के अंदर भी आ रहे हैं ये। रिलायंस फ्रेश के ऊपर बात करें तो सब्जियां भी बेचते हैं भाई, क्या नहीं करते। रिलायंस डिजिटल में आपको पता है, रिलायंस का जियो का अपना सिस्टम है खुद का, डिजिटल में भी इनके पास सब कुछ है, ये सब सेलिंग करते हैं भाई। रिलायंस ज्वेलर्स की बात करें, ज्वेलरी का बिजनेस भी इनके पास है भाई। कौन सा बिजनेस छोड़ा है मेरे को तो ये बताइए जरा, ठीक है। और ये जो रिलायंस मॉल है, इनकी जो लोकेशन है वो बता रखी है सब जगह। हेमलेस क्या है, ये बच्चों के कपड़े होता है, उसकी कंपनी की पार्टनरशिप है जो उन्होंने बना के बैठे हुए हैं। एंडलेस चीजें दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर। तो गाइज अब एक बात देखिए, अब किस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रिलायंस सिर्फ ऑयल रिफाइनरी के अंदर काम कर रही है। नहीं, रिलायंस ऑयल रिफाइनरी के अंदर काम नहीं कर रही। रिलायंस के साथ बहुत सारा बिजनेस है, जो कि IOCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मैंगलोर, चेन्नई, ये सब भारत पेट्रोलियम, ये सब के सब रिलायंस के नहीं ठहरते भाई। ये एक तरीके से देखा जाए इसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। सबसे पहले रिलायंस की जो रिफाइनरी बिजनेस है ना, रिफाइनरी बिजनेस के अंदर ही एक आपको बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ। रिफाइनरी बिजनेस जो इस कंपनी के पास इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी प्लांट है इनके पास। देखो ये कैपेसिटी ऑफ 1.2 मिलियन बैरल पर डे रिफाइन होता है इनका यहाँ पे, और जितना कि वर्ल्ड में किसी भी कंपनी में नहीं होता इतना बड़ा अमाउंट रिफाइंड तेल का, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, ये सिर्फ और सिर्फ ROE ये नहीं है। ROE अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर ROE क्या होता है। ये जो ROE आपको यहाँ पर दिखाई देता है ना, ROE ये ROE जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ अब लास्ट के 2 क्वार्टर के बीच में ही बताया जाता है। अब यहाँ से मान लीजिए कंपनी ने बहुत तगड़ी ग्रोथ कर रखी हो, वो नहीं दिखाएगा ये आरओई दिखाएगा सिर्फ इन दोनों के बीच में। यहाँ से लेके कंपनी ने इतना रिटर्न और क्या जनरेट किया वो आरओई में दिखा देगा। तो इसी तरीके से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में क्या है, वो जो आरओई दिखा रहा है वो सिर्फ इसका और इसके बीच की दिखा रहा है। यहाँ पे 21 से 25 हो गया, लेकिन रिलायंस के अंदर क्या हुआ, ये 60 से 66 हुआ। ये सिर्फ 2 के बीच में, लास्ट के 2 ईयर के बीच में ही आरओई दिखाता है आपको। लेकिन अब बात आती है रिलायंस इंडस्ट्री महंगा स्टॉक है कि नहीं, 25 के पीई पे रिलायंस बहुत महंगा स्टॉक है कि नहीं है। अब बात ये आती है कि ये महंगा हुआ कैसे, ठीक है, ये तो हमें बिजनेस पता है। अब एक बार हम क्या करते हैं, रिलायंस भारत पेट्रोलियम के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की ओर देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता तो जा रहा है। यही चीज IOCL के अंदर भी हो रही है और यही चीज HPCL के अंदर भी हो रही है। अब मैंगलोर की बात करें यार, मैंगलोर में क्या है, अब आप देखिए मैंगलोर में एक सबसे बड़ी एग्जांपल है, सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है 133%, यानी कंपनी रेगुलर ग्रोथ करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया 133% इसके हिसाब से लिए, ये परसेंट इन्होंने बताइए। इन्होंने ये थोड़ा बताना कि यार भाई 69 तो पहले भी कभी आया था, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा, सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं कहीं पर भी, कहीं भी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। 2011 में भी 38,000 करोड़ की सेल की थी और 2021 में भी। तो भाई जो ये सेल्स ग्रोथ यहाँ दिखाता है ना, इसे आप कभी ध्यान मत दीजिए, ये सिर्फ पिछले 1-2 सालों की ही होती है। बाकी जो 10 साल में कंपनी ने क्या किया उसके बारे में कुछ नहीं होता, ठीक है। ये आरओई भी उसी बारे में है, तो इसीलिए मैंगलोर को कट कर दो, ये कंपटीशन में नहीं आता। चेन्नई पेट्रोकेमिकल, इसमें सेल्स ग्रोथ 111 के दिखा रहा है। ये कैसे दिखा रहा है, वो यहाँ दिखा रहा है 22 से 43,000 करोड़ की। वाह क्या बात है, ठीक है। यहाँ से ये दिखा देगा, वाह जी शानदार। ये नहीं दिखाएंगे उससे पिछले साल ये माइनस में चला गया था भाई, और इनका कई बार बीच बीच में माइनस किया है। देखो तो इस कंपनी में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, चाहे आरओई जितना मर्जी हो। तो भाई जी मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ, रिलायंस के अंदर ऐसा नहीं होता, रिलायंस रेगुलर प्रॉफिट में जा रहा है। ये देखो, एक तो ये चीज़ भी देखनी जरूरी है। लेकिन बात यह कि भारत पेट्रोलियम, IOL और HPCL ये सभी प्रॉफिट में है, तो रिलायंस किस लिए चल रहा है, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि रिटेल बिजनेस में है, और इसी वजह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इसके अंदर एंट्री करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है रिलायंस के अंदर एंट्री वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस की वजह से नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं कि रिलायंस ने अभी जियो भी खड़ा कर दिया है, उसके बाद ये FMCG में आ रहे हैं ये बहुत, और अभी न्यू एनर्जी के अंदर भी इनकी एंट्री हो गई है, जिसकी वजह से इसका जो स्टॉक का जो PE है वो बढ़ गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको खरीद लिया और वो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चला गया, वो अर्निंग से ज्यादा दूर चला गया उसका प्राइस, ठीक है। तो प्राइस टू अर्निंग, यानी कि प्राइस अर्निंग से कितना दूर है, वो 25 टाइम दूर है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक ये महंगा है, नहीं, इसमें जो ग्रोथ है उसके हिसाब से स्टॉक महंगा नहीं है। ये अब करने क्या वाला स्टॉक, वो चीज मैं अब आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई कि जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो शेयर रिलायंस का भी बेटर है, IOCL, BPCL सब कुछ बेटर है। लेकिन अगर रियल रिलायंस का अगर चार्ट देख लिया जाए ना, इसमें से FMCG 50% जो दूसरे सेक्टर वो छोड़ दिए जाए तो रिलायंस का चार्ट भी नीचे ही गिर जाएगा। इसी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज भी रिलायंस के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पूरे सेक्टर के अंदर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके बैठा है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब कि जो IOCL नहीं कर सकता, BPCL नहीं कर सकता, HPCL नहीं कर सकता, इन सब के अंदर वो चीज नहीं है जो रिलायंस के अंदर दिखाई दे रही है। तो इकलौती ऐसी कंपनी पूरे सेक्टर की है जो कंपनी दौड़ती ही जा रही है, बाकी सब कंपनियां नहीं दौड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज की ही नहीं जो रिलायंस कर रही है, ठीक है। इतनी बात सिंपल से आपको समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ। टेक्निकल चार्ट हमारे पास यहाँ पर रिलायंस का हम खोल लेते हैं। तो गाइस ये देखो, ये आपके सामने है टेक्निकल चार्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज का। देखो काफी समय से ये चल नहीं रहा है, बहुत समय हो चुका है इसको यहीं पर अटके हुए, पिछले कम से कम 1-1.5 साल से। और ये देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, ये चीज बनाता जा रहा है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई सिंपल तरीके से, ये तो सबके समझ में आ जाता है, ट्रेंड लाइन तो सबके समझ में आती है। वीकली चार्ट पे कर लेते हैं एक बार इसको। ये पूरा स्टॉक एक चैनल में चल रहा है। अब बात करते हैं इस रिलायंस के, अगर हम फंडामेंटल हमने जिस हिसाब से पढ़े ये सारे के सारे, रिलायंस तो बहुत अच्छा स्टॉक है और इसको तो अभी यहाँ से भागते रहना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक स्टॉक भागता ही रहे। इस स्टॉक को अभी भागने के लिए किस चीज की जरूरत है, अभी नया सेक्टर जो उसमें खोला है उन सब चीजों की जरूरत है, क्योंकि अभी 50% इसके अंदर ऑयल रिफाइनरी ही है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टॉक की मूवमेंट थोड़ी स्लो रहती है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ इसमें FMCG वगैरह सब कुछ आ रहा है। अभी नया क्या शुरू किया है, न्यू एनर्जी। अभी 10 साल के अंदर स्टॉक कहाँ जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना 5 गुना होगा, लेकिन ध्यान से एक बात सुनना, ये नहीं कि आज ही हो जाएगा, इसको समय लगेगा। समय कब लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, वो सब आपको बताता हूँ। क्योंकि जो न्यू एनर्जी के ऊपर कंपनी ने काम किया है वो अभी प्लांट्स प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुए। जब वो मैच्योर होंगे, उनके रेवेन्यू आने शुरू होंगे, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से रेवेन्यू में अपनी ग्रोथ देने वाला है। अब तब तक रिलायंस के अंदर क्या हो सकता है, तब तक ये हो सकता है जब नए इन्वेस्टर्स होते हैं, जब कोई कंपनी नया प्लांट लगाती है और नया बिजनेस करना शुरू करती है और नई इन्वेंट्री उस कंपनी के अंदर होती है, और जिससे कि उस कंपनी के अंदर एक नया रेवोल्यूशन आ सकता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, वहां पर जो इन्वेस्टर्स है ना, उस कंपनी को उस प्राइस पे बाय नहीं करते। जिस कंपनी अगर ये महंगी कंपनी चल रही है ना सेक्टर में सबसे, तो उस कंपनी को वहां बाय नहीं करेंगे, उसको एक बार नीचे गिर देंगे, ताकि आपके मेरे जैसे जो कहते हैं ना रल्ली छल्ली वो बाहर हो जाए। जब वो रल्ली छल्ली बाहर हो जाएंगे ना गिरने के बाद, तो फिर उसको एक बहुत सस्ते लेवल पे वो सारे के सारे FII DI उसको खरीदना शुरू
खत्म करेंगे कंपनी को, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब अब कंपनी को हमने सस्ता करवा दिया है। अब उनको पता है कि ये ट्रेंड लाइन चल रही है, ये हमें दिख रही है, उनको नहीं दिख रही होगी FII और DI को भी दिख रही है ये ट्रेंड लाइन, हमें भी वही दिख रही है। वो क्या करेंगे, उन्हें पता है कि स्टडी क्या है, स्टडी ये है कि उन लोगों को पता है कि अगर ये यहाँ से हम ब्रेक करवा दें विद वॉल्यूम, यहाँ से वो विद वॉल्यूम ब्रेक करवा देंगे और यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा और आप और मैं सारे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही अपनी पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सबके सिक्योर ऑफ करने की वजह से ये स्टॉक और नीचे आ जाएगा, यूं होते नीचे आएगा और नीचे आएगा, और हो सकता है कितने भी लेवल पे। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आप इस लेवल ये मत सोचना कि यार स्टॉक यहीं तक आ जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा जरूरी भी नहीं है। स्टॉक फिर यहाँ से कंसोलिडेशन लेगा, ठीक है। जो बचे हुए लोग हैं जो थोड़ा सब्र करके बैठे उनका तो ऐसा सब्र लेगा ना भाई साहब, उनका ऐसा इम्तिहान लेगा कि भाई वो लोग निकले किसी भी हाल में। जब लोग थक जाएंगे ना, ये तो स्टॉक चल ही नहीं रहा, जब सब थक हार के छोड़ देंगे तो फिर ये स्टॉक चलना शुरू होगा, फिर यूं करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये ड्रामा है ना, वो जिस दिन खत्म हो गया ना उस दिन ये स्टॉक ऐसी पहुंच मारेगा। फिर आपको चार्ट पता कैसे दिखाई देगा, फिर आपको चार्ट क्या पता ऐसा दिखाई दे, ऐसे करते करते रिलायंस, अरे रिलायंस तो कहाँ चला गया यार, देखिए। फिर आपको ये मूवमेंट महंगी नहीं लगेगी, आपको लगेगा ओ ये तो यार बहुत छोटा सा, ये तो कुछ भी नहीं था स्टॉक का प्राइस। यानी कि जब ये मूवमेंट रहेगी, जब देखो अभी हम इसको महंगा सोच रहे थे, अभी हम रीसेट करते हैं एक बार। देखो अभी हमें ये दिख रहा है, हम पीछे के हिसाब से देखेंगे तो हमें ये स्टॉक यहाँ पे लग रहा है बहुत ऊपर चला गया, इसको नीचे आने की जरूरत है। लेकिन क्या आप एक बार सोचते हैं कि ये देखिए, जब ये यहाँ पे था 2008 में, तब नहीं लोगों ने सोचा कोई ये महंगा है, तभी तो लोगों ने सोचा होगा ना। लेकिन उस समय भी एक क्राइसिस आए थे, लोगों ने बेच दिया था, FIDI ने बाय किया था, उसका स्टॉक काफी लंबे समय तक एक टाइम में घूमता रहा, लेकिन उसके बाद रिटर्न क्या दिया वो देखो। तो गाइस जिसका विजन इस कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाने का 10 साल का होगा या 5 साल का होगा, वो बंदा इस कंपनी के अंदर अभी होल्डिंग बना सकता है। क्योंकि ये देखो यार जरूरी नहीं है अभी जो मैंने चीजें आपको बता दी 100% वैसा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए इन्वेस्टर्स को लगे कि नहीं अभी स्टॉक ज्यादा महंगा नहीं है, ये फेयर वैल्यू यहाँ पर भी हमारे हिसाब से फेयर वैल्यू ही है, तो हो सकता है वो इस स्टॉक को यहाँ से ही मूव कर दें, या भी यूं करते करते इस चैनल को ब्रेकआउट दे दें, इस चैनल को, जो ये चैनल चल ही रहा है, इस चैनल को ब्रेकआउट दे दें। जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो ही इस रिलायंस कंपनी को बाय करना, वरना जब तक ये चैनल ब्रेकआउट ऐसे नहीं होता और वो भी विद वॉल्यूम नहीं होता, तब तक इस स्टॉक को बाय मत करना। अभी इसके अंदर कंसोलिडेशन चल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के थोड़ा सा नीचे आए, जब नीचे आएगा और उसके बाद ऐसे कंसोलिडेशन चलाएगा और हो सकता है किसी ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट दे, उसके बाद आपको यहाँ से बाय करने को मिल जाए विद वॉल्यूम, या फिर यहाँ से करते करते यहाँ विद वॉल्यूम मिल जाए। यानी दोनों में से कोई कंडीशन हो तो ही रिलायंस स्टॉक को बाय करना। हो सकता है अभी थोड़ा समय तक नीचे भी रहे, क्योंकि इन्होंने नई इन्वेंशंस की है, तो नई इन्वेंशन का रेवेन्यू बहुत तगड़ा आने वाला है। न्यू एनर्जी का जो फ्यूचर में ग्रोथ मिलने वाली है, उसके लिए क्या करते हैं, FIDI को सस्ता स्टॉक चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं महंगे स्टॉक को पहले सस्ता कर देते हैं नीचे गिर के, ताकि हमारे जैसे बाहर हो जाए और उनको एंट्री करने का मौका मिल जाए। तो गाइस इस नॉलेज को हमेशा याद रखना जो हमने आज आपको इस वीडियो के अंदर दी है। हमने आपको टेक्निकली पूरी अच्छे तरीके से समझाया है, टेक्निकली भी हमने आपको कितने अच्छे तरीके से समझाया, मैंने आपको फंडामेंटली भी समझा दिया, दिखा दिया कैसे रेवेन्यू निकल रहा है, लेकिन मैंने आपको साथ के साथ बिजनेस के तौर पर भी इस कंपनी को दिखाया, इसके फ्यूचर प्लान्स दिखाए, जो कि IOL, BPCL, HPCL इन सब के अंदर नहीं है। मेरा टारगेट है जितना भी है आपको एक प्रोडक्टिव नॉलेज दी जाए, बहुत अच्छी नॉलेज दी जाए। तो गाइज बताना जरूरी है आपको वीडियो कैसा लगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और गुरु दक्षिणा के तौर पर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना, ठीक है।